सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के लिए वृत्तांत से डायरी के पन्ने नामक पाठ को पढ़ेंगे। इसके सारांश को जानेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत होंगे। साथ में इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। अतः आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सीखें, इस पाठ को समझें। देखिए, डायरी के पन्ने एन फ्रैंक एक 13 वर्षीय लड़की की एक महत्वपूर्ण डायरी है। एन फ्रैंक का जो जन्म है 1929 में जर्मन के एक फ्रैंकफर्ट नामक शहर में यहूदी परिवार में हुआ था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जर्मनी के तानाशाह हिटलर का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने यहूदियों पर अनेक अत्याचार किए थे, यहूदियों को बहुत पीड़ित किया था। तो एन फ्रैंक और उसके परिवार को उनके पिताजी के ऑफिस के दूसरी मंजिल पर रहना पड़ा। वहीं पर रहकर, यानी वह अज्ञातवास जो जगह थी, वहीं रहकर एन फ्रैंक ने यह डायरी लिखी थी। बाद में 1945 में एन फ्रैंक का जो है निधन हो गया था, उसको मार दिया गया था। 1952 में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नामक शीर्षक से इस डायरी को प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में करवाया गया था। हालांकि एन फ्रैंक ने यह जो है डच भाषा में यह डायरी लिखी थी। मात्र 13 वर्ष की लड़की एक ऐसी विधा का जन्म देती है जो विश्व भर में प्रसिद्ध हुई। यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों, मानसिक यातनाओं का जीवंत दस्तावेज यह डायरी है। यहूदी समुदाय उस समय एक ऐसा समुदाय था जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में बड़े कष्ट उठाने पड़े थे। उनको गुप्त तहखानों में लंबे लंबे अरसे तक रहना पड़ा था। भूख, गरीबी, बीमारी, शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं को उन्होंने पशुओं की तरह सहा था। एन फ्रैंक की जो डायरी है वो महत्वपूर्ण दो परिवारों के अज्ञातवास की व्यथा कथा है, लेकिन साथ में उन तथ्यों को भी उजागर करती है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटित हुए थे। दोनों परिवार में एक महत्वपूर्ण परिवार था, फ्रैंक परिवार, जिसमें फ्रैंक के माता पिता, उसकी दो बेटियां मार्गोट और एन थी, यानी एन फ्रैंक। मार्गोट की उम्र जो है 16 वर्ष और एन की उम्र जो है उस समय 13 वर्ष मात्र थी। उनके साथ दूसरा परिवार था वानदान दंपत्ति परिवार। उनका एक 16 वर्षीय बेटा भी था, पीटर। उनके साथ एक व्यक्ति, 8वां जो व्यक्ति था वो मिस्टर डशेल था। यह 8 सदस्यीय परिवार फ्रैंक साहब के कार्यालय यानी ऑफिस में जो है रुका था। एन फ्रैंक ने इस अज्ञातवाद को कलमबद्ध किया, यानी लिखा, यानी इस डायरी में उन्होंने अपने जीवन में जो परेशानियां उठाई, भय, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का डर, बढ़ती उम्र की तकलीफ़ें, सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से डरने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक आवश्यकताएं, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलेपन का दर्द, सब कुछ इसमें लिखा है। देखिए, कोई भी बच्चा जब अज्ञातवास में ऐसा रहना पड़ जाए तो अनेक भावनाएं, अनेक कल्पनाएं जो हैं जागृत होती हैं। और यह एक चंचल लड़की जिससे सब परेशान हो जाते थे, तो इसने किट्टी नाम की एक डायरी बनाई। किट्टी एक गुड़िया का नाम था। इसकी प्रिय, इनकी जो कोई प्रिय गुड़िया रही होगी जिसके साथ ये खेलती रही थी, तो किट्टी को संबोधित करते हुए इसने डायरी लिखी थी। आप जानते हैं कि 1939 से 1945 तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध चला था।
और 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 के बीच का जो लेखा जोखा है एन फ्रैंक ने इस डायरी में पिरोया है। 4 अगस्त 1944 को किसी व्यक्ति की सूचना पर, यानी किसी ने इनके रहने की जगह को बता दिया और इन 8 लोगों को पकड़ लिया जाता है। सौभाग्य से डायरी पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है, नहीं चढ़ती है और गुम होकर रह जाती है। यातना शिविर में इनको मार दिया जाता है। बाद में ओरो फ्रैंक एन के पिता किसी के कारण जो है किसी की सहायता के कारण बच जाते हैं और 1947 में इसको अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करवाते हैं। ये जो चिट्ठियाँ थी, ये जो एन की डायरी थी, उपहार के रूप में किट्टी नामक गुड़िया को संबोधित करके लिखी गई थी। अब बताते हैं एन फ्रैंक यानी डायरी के पन्ने में महत्वपूर्ण पात्र कौन कौन से हैं, आपने याद रखने हैं। सबसे पहले एन फ्रैंक डायरी की लेखिका, 13 वर्षीय लड़की। किट्टी एक गुड़िया जिससे नाम से संबोधित करके डायरी लिखी गई। मार्गोट एन फ्रैंक की बड़ी बहन, 16 वर्षीय लड़की थी। ऑटो फ्रैंक एन के पिता का नाम है और मिसेस फ्रैंक उनकी माता के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मिस्टर वानदान फ्रैंक के पिता के बिजनेस पार्टनर और यहूदी दोस्त रहे हैं। एक जिक्र इसमें आता है मियप एन के पिता की कंपनी की एक कर्मचारी महिला है और मिस्टर कुगलर भी उनकी कंपनी यानी पिताजी की कंपनी में ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी का जिक्र किया गया है। जॉन मियप का पति है। पीटर मिस्टर और मिसेस वानदान का बेटा है जो एन फ्रैंक का हम उम्र है। मिस्टर डसेल फ्रैंक के पिता के दोस्त हैं। ये महत्वपूर्ण पात्र इस डायरी के पन्ने नामक डायरी में इनका जो है वर्णन किया गया है, इनके बारे में चर्चा की गई है, किस तरह के व्यक्तित्व रहे। तो आपने जाना कि एक लड़की किस प्रकार से अज्ञातवास में इस डायरी को संजोती है, लिखती है। उस समय के वोल्केस्टिन नामक कैबिनेट कोई मंत्री रहे हैं। उन्होंने घोषणा की थी कि अज्ञातवास में छिपे लोगों की डायरियों, पत्र संग्रहों जिसमें युद्ध की पीड़ा, अनुभव, यातना आदि का वर्णन हो, उनको सबको जो है संग्रहित किया जाएगा। यह सुनकर एन भी काफ़ी खुश हुई थी, लेकिन बाद में यातना शिविर में इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इनको प्रकाशित करवाया गया था। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि किस प्रकार से यहूदियों पर जो जुल्म, जो यातनाएं उनको दी गई, उसका बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर किया गया है। एक लड़की जो अकेलेपन का शिकार होकर अपने परिवार संबंधी, अपने यातनाओं संबंधी डायरी में लिखती है कि किस प्रकार उन्होंने शिविर में यानी जाने से बचने के लिए अज्ञातवास में जाने के लिए तैयारी की, क्या क्या सामान उन्होंने अपने बैग्स में, अपने थैलों में डाला, किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनकर वो वहाँ पहुँचे, दूसरी मंजिल पर रहते हुए किस प्रकार से दूरबीन से दूसरे घरों में झांकती थी, दूसरे जो आसपास जो कुछ दिखाई देता था रात को वह देखने का प्रयास करती थी। उनके पिता की जो मसाले बनाने की जो फैक्ट्री थी, यही उनका अज्ञातवास था, यानी यही जगह जिन्होंने लंबे अरसे तक एन फ्रैंक को वहाँ रहने के लिए मजबूर किया।
तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि एन फ्रैंक एक ऐसे जगह रहती है जहाँ केवल परिवार के सदस्य हैं और एक दो कर्मचारी ही उनसे मेल जोल रखता है। तो ये बड़ा सुंदर वर्णन एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किया है और यहीं से डायरी को प्रसिद्धि मिली थी। उसके बाद डायरी लेखन जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। तो इस पाठ को भी आप स्वयं पढ़ सकते हैं, सारांश हमने वर्णित किया है, आशा आपने सुना होगा। अब चलते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की ओर जो आपने लिखने हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है। एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण सी लड़की की है। इल्ला इहरनबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें। तो 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ कहा है इस डायरी को। तो आप लिखेंगे, एन फ्रैंक की डायरी एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है जिसने भूमिगत रहते हुए उस यातना अत्याचार को भोगा है, यानी स्वयं उसका अनुभव लिया है, जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को दी जा रही थी। साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का प्रमाण भी है, क्योंकि इसमें एन ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों की अकल्पनीय यंत्रणाओं, यानी जो उनको यातनाएं दी गई थी, का वर्णन करने के साथ साथ वहाँ की राजनीतिक स्थिति और युद्ध की विभीषिका का भी जीवंत वर्णन किया है। युद्ध की विभीषिका यानी युद्ध की भयानकता, युद्ध की जो प्रचंडता थी, जो विनाशकारी दृश्य था, उसका वर्णन भी यहाँ जीवंत मिलता है। यहूदियों को तरह तरह के भेदभावपूर्ण और अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जा रहा था। गेस्टापो हिटलर की खुफिया पुलिस थी। उस समय जर्मनी का तानाशाह शासक हिटलर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यूँ कहें तो कि हिटलर जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जिम्मेदार था, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। हिटलर ने ही द्वितीय विश्व युद्ध करवाने के लिए बाध्य किया था फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, सोवियत संघ इनको। उधर जर्मनी, इटली, जापान आदि जो हाँ हिटलर के पक्ष में थे। तो ये दो संघ बन गए थे। ये मैं आपको जानकारी के लिए वैसे बता रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ सकें। दो संघों के बीच, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के बीच जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो हिटलर ने जो यातनाएं दी यहूदियों पर, जो जुल्म ढाए, उनको वर्णन जो है यहाँ किया गया है। तो उनकी खुफिया पुलिस थी गेस्टापो। छापे मारकर यहूदियों को ज्ञातवास से ढूंढ निकालती और यातना गृह में भेज देती। यातना गृह ऐसे गृह बनाए जाते थे जहाँ पकड़कर मजदूरों की तरह उनसे व्यवहार किया जाता था, उनको पीटा जाता था, परेशान किया जाता था। चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी। यहूदी अज्ञातवास में रहते हुए निरंतर अंधेरे कमरों में जीने को मजबूर थे। उनके पास राशन व बिजली का कोटा था। उनके पास फटे पुराने कपड़े व जूते थे। उनके सामान की कोई सुरक्षा नहीं थी। हर तरफ भय, आतंक का माहौल था। लोग खुली सड़कों पर चलने से डरते थे। उन्हें एक अमानवीय जीवन जीने को बाध्य होना पड़ा। हिटलर की नाजी फौज का नाम दिया जाता था हिटलर की को खौफ जो उन्हें हर वक्त आतंकित करता रहता था, ये डायरी में सब मिलता है। इसलिए इल्ला इहरनबुर्ग कोई लेखिका रही है कि यह टिप्पणी कि 60 लाख लोगों की तरफ से एक आवाज़ है, ऐसी एक आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण सी लड़की की है, सर्वमान्य सत्य है, ऐसा आप लिखेंगे।
अगला प्रश्न देखिए, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन से उसके डायरी लेखन का कारण छिपा हुआ है? तो ये बात कोई बच्चा जब बोलता है कि कोई मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझने के लिए काश कोई होता जो मुझे नहीं मिला, तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यह बात सत्य है कि लेखक अभिव्यक्ति के लिए लिखता है। यदि उसे कोई साधन अभिव्यक्ति का नहीं मिलता है तो वह स्वयं ही अपना साधन खोज लेता है। ऐसा ही एन फ्रैंक ने किया था। एन भी अपने अनुभवों को डायरी के माध्यम से व्यक्त करती है। पढ़ाई के लिए उसे बार बार जो डांट आदि मिलती है, डांट फटकार मिलती है, वह एक जगह लिखती भी है। मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप, डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को डांटते रहते हैं, वह भी अज्ञातवाद बच्चे शरारत करते हैं, उसको भी डांटा जाता होगा तो वह परेशान हो जाती है और सोचती है मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ। तथा दूसरे स्थान पर वह कहती है, लोग मुझे अभी भी इतना नाक गुशेड़ू, यानी दूसरों की बात में टांग अड़ाना आप कह सकते हैं, अपने आप को 30 मार खां यानी बहुत घमंडी समझने वाली क्यों मानते हैं। ऐसे बहुत से विचार उसके मन में उमड़ते रहते थे जिसे वह कहीं कह नहीं पाती थी। एन 8 सदस्यों के समूह में सबसे छोटी थी। उसकी माँ उसे सिर्फ उपदेश देती थी, सुनती नहीं थी। पीटर उसे पसंद करता था लेकिन वह भी उसकी भावनाओं को नहीं समझता था। वह प्रकृति निहारती थी, दौड़ना चाहती थी, किंतु कोई रास्ता न देखकर एन ने अपनी भावनाओं को डायरी के माध्यम से प्रकट करना आरंभ कर दिया। ऐसा आप लिखेंगे। आगे चलते हैं। प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या न करें अथवा कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ जो है स्त्री को व्यक्तित्व विकास में के अनेक अवसरों से वंचित किया है, बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। एन फ्रैंक की इस डायरी में यह कथन जो मिला था, इस संदर्भ में कथन का औचित्य आपने बताना है। तो आप लिखेंगे, एन के अनुसार औरतों को उनके हिस्से का सम्मान मिलना चाहिए। देखिए छोटी बच्ची कितना विचारपूर्ण जो है बात कहती है कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ऐसी विचारधारा बहुत महत्व रखती है। पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम हैं। पुरुष ही कमाकर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और मन में जो आए करता है, लेकिन हाल ही में स्थितियां बदली हैं, ऐसा एन फ्रैंक लिखती है। सौभाग्य से शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। औरत ही है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए न जाने कितनी तकलीफ़ों से गुजरती है और संघर्ष करती है। वह जितना संघर्ष और श्रम करती है उतना तो सिपाही भी नहीं करते, ऐसा लिखती है। एन के कहने का कतई मतलब बिल्कुल नहीं है कि औरतों को बच्चे जन्ना बंद कर देना चाहिए, बल्कि अपने अधिकारों के लिए सजग रहना चाहिए, वह ऐसा मानती है। इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें और इस वजह से उन्हें यह काम करते रहना चाहिए। वह समाज के लिए औरतों का योगदान सर्वोपरि मानती है, बहुत ज़्यादा योगदान मानती है। एन सिर्फ इतना कहना चाहती है कि समाज औरतों के योगदान को सराहे और उनका सम्मान करे, ऐसा आप लिखेंगे। एन की डायरी एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है, तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी ऐतिहासिक दौर यानी उस समय जो घटित घटनाएं थी उनका दस्तावेज है, लिखित प्रमाण है, और उसके साथ साथ दुख सुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी। इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन
को जो है आपने सहमति और असहमति पूर्वक व्यक्त करना है। उत्तर में आप लिखेंगे, एन की डायरी से हमें उनके जीवन और तात्कालिक परिवेश का परिचय मिलता है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों की अकल्पनीय यंत्रणाओं का वर्णन करने के साथ साथ वहाँ की राजनीतिक स्थिति एवं युद्ध की विभीषिका का जीवंत वर्णन किया गया है। जैसा कि हमने सारांश में भी इसके बारे में चर्चा की कि वहाँ पर क्या अमानवीय व्यवहार किया जाता था, भय रहता था, आतंक रहता था, उसका वर्णन इसमें बहुत अच्छे से किया गया है। यहूदियों को तरह तरह के भेदभावपूर्ण, अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाता। गेस्टापो, हिटलर की खुफिया पुलिस का नाम, छापे मारकर यहूदियों को अज्ञातवास से ढूंढ निकालती और यात्रा गृह में भेज देती थी। हिटलर के घायल सैनिकों में हिटलर से हाथ मिलाने का जोश, अराजकता का माहौल आदि इसमें देखने को मिलता है। साथ ही यह डायरी एन के पारिवारिक सुख दुख और भावनात्मक स्थिति को भी प्रकट करती है। गरीबी, भूखमरी, अज्ञातवास में जीवन व्यतीत करना, दुनिया से बिल्कुल कट जाना, पकड़े जाने आदि का डर, आतंक, ब्रिटेन से हॉलैंड को मुक्त कराने का प्रयास, हिटलर का सैनिकों से साक्षात्कार आदि परिस्थितियों का वर्णन इसमें किया गया कि किस प्रकार हिटलर जो है अपने सैनिकों से वार्तालाप करते थे, यह भी बताया गया। इस तरह यह डायरी एक ऐतिहासिक दस्तावेज होने के साथ साथ एन के जीवन के सुख दुख का चित्रण भी बन जाती है। और अभ्यास का अंतिम प्रश्न, एन ने अपनी डायरी किट्टी, एक निर्जीव गुड़िया का नाम, को संबोधित चिट्ठी के शक्ल में लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई होगी? तो आप इसमें अपनी विचारधारा भी डाल सकते हैं। एन जब अज्ञातवास में थी तब मात्र 8 वर्ष की थी। यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मन में उत्सुकता, जिज्ञासा होती है, मन समाधान चाहता है। अज्ञातवास में एन से बातें करने वाला और उसके भावों को समझने वाला कोई न था। बड़ों की बातें सुन सुनकर वह उब गई थी। वह एक निर्जीव गुड़िया को काल्पनिक मित्र बनाती है और उसे संबोधित कर अपनी बातें पन्नों में अंकित करना चाहती है या कर जाती है, और यह चिट्ठियाँ डायरी की शक्ल में बदल जाती हैं। 3 से 4 वर्ष उसने डायरी लेखन का कार्य किया। जब डायरी लेखन पूर्ण हुई, लगभग वह 13 वर्ष की हम पढ़ते हैं कि यानी फ्रैंक थी। तो इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है अज्ञातवास में जाने से पहले मात्र वह 8 वर्ष की थी। आप इस बात से भिन्न हो जाएं, जानें। तो ये बातें आप इसमें लिख सकते हैं। ये थे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपने लिख लेने हैं और याद कर लेने हैं। किसी भी तरह की समस्या के लिए आप लिखें, बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।